बजट मंजूरी का वक्त आन पहुंचा है। अवाम को लग पता जाएगा जब 1 जुलाई से महंगाई का नया तूफान आएगा। शहबाज सरकार ने IMF के साथ मिलकर अवाम पर महंगाई का एटम बॉम्ब गिरा दिया है। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इनकम टैक्स दुगना करके तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर कर दिया है। अलमिया यह है कि तनख्वाह पर एडवांस इनकम टैक्स अदा करके भी जान नहीं छूटेगी, बल्कि बची कुची तनख्वाह भी टैक्सेस की मद में हथियाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। पेट्रोल पर लेवी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सेल्स टैक्स भी 1% बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है, जिससे घर में मौजूद हर खरीदी जाने वाली चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी। इस टैक्स का नाम भले ही सेल्स टैक्स हो, मगर ये कभी भी दुकानदार अदा नहीं करता। ये हमेशा खरीदार को ही चुकाना पड़ता है। बिल पर दुकानदार लिख देता है कि जो चीज खरीदी गई है उसका बिल इतना है और हुकूमत का सेल्स टैक्स इतना है। बिजली के बिलों में भी कमाल की 2 नंबरी हो रही है। जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर यूनिट्स 200 से ऊपर बनाए जा रहे हैं ताकि आइंदा 6 माह के लिए सारे प्रोटेक्टेड ना रहे। जुल्म की इंतहा देखिए कि 200 यूनिट का बिल 3,000 रुपए आता है तो 201 यूनिट वाले का बिल 8,000 रुपए से तजावुज कर जाता है। ये एक यूनिट इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करने से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हमेशा की तरह इस बार भी बजट में अशराफिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। जिन पर गलती से लगा दिया गया था अब वो वापस लिया जा रहा है। इस बार हमारे वजीर खजाना एक बैंकर हैं जिनका अल्लाह के फजल से अपना एक जाती बैंक है। अब एक बैंकर भला अपने बैंक्स पर टैक्स कैसे लगा सकता है? टैक्स लगाना तो दूर, उल्टा पहले से आयद टैक्स पर भी छूट दे दी गई है। जी हां, हमारे बैंकर वजीर खजाना ने अपने बैंक्स के खालिस मुनाफे पर आयद 15% टैक्स माफ कर दिया है और यूं आइंदा माली साल में तमाम बैंक्स को 60 अरब रुपए का फायदा दे दिया गया है। हुकूमती इकदाम से लग ये रहा है कि 1 जुलाई के बाद हुकूमत का बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है और इमरान खान का बुरा वक्त खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और उनकी अहलिया की बरियत की दरखास्तें तो मुस्तरद हो गई और PTI को इमरान खान के बाहर आने की जो उम्मीद जागी थी फिलहाल वो दम तोड़ गई है। मगर आखिर कब तक? जल्द या बदेर इमरान खान को तो बाहर आना ही है। अपनी कामयाब हिकमत अमली के जरिए वो अडियाला जेल से भी हुक्मरानों पर भारी नजर रखे हुए हैं। अदालतें हों या TV टॉक शोज, हर जगह डिस्कस इमरान खान ही हो रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, खुद रुकन कौमी असेंबली हैं, भाई वजीर आजम है और बेटी वजीर आला पंजाब है। मगर TV खोल कर देख लें या पब्लिक में चले जाए, कहीं नवाज शरीफ का नाम या जिक्र नजर नहीं आएगा। नून लीग के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से सबक सीखना होगा कि यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं है। सदा बादशाहत सिर्फ मेरे अल्लाह की है और अल्लाह ने मौका दिया है तो अशराफिया को नवाजने के बजाय गरीब अवाम का सोचें। वो कहते हैं ना कि तंग आमद वजंग आमद। जी हाँ, कीनिया का हाल देख लें, जहां इसी तरह हुकूमत के जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ अवाम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और इख्तिदार के अवानों पर हल्ला बोल दिया और हुक्मरानों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात मीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी हमायूं महमद साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। और मेरे साथ मौजूद हैं जी खाकान नजीब साहब, तज्जियाकार हैं। और जब मैं खाकान नजीब साहब का इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो सबको पता चल जाता है कि हमने बजट पर बात करनी है, हमने पैसों के हवाले से बात करनी है, या फिर आम ज़बान में कहें तो हमने पाकिस्तानियों की गुर्बत के बारे में बात करनी है। सो दिस इज़ अ मैन हु डजंट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। लेकिन जाहिर सी बात है, पैसों की बात करेंगे तो पैसे हर जगह पर चाहिए, सियासत में भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए, हर एक को चाहिए। तो आगाज़ में सियासतदानों से करूँगी। अली गौहर बलोच साहब, मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप ये जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, ये इसी वजह से ही खा रहे हैं क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। राना सनाउल्लाह साहब अभी उस दिन मुझे आके कह रहे थे कि जी, हम सबको बल्कि कह रहे थे, मुझे कोई अकेले थोड़ी कान में आके बताया था, सबको ही कह रहे थे कि भाई वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल रखें। वो बाहर आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जानी है, तो उनका अंदर ही रहना बेहतर है। सो अभी जो आज हमें पता चला है वो इमरान खान साहब तो अडियाला जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर द बैड न्यूज़ फॉर यू इज़ कि वो जेल में रह करके भी आप सब पर भारी हैं। यहाँ 1 जुलाई आया नहीं, यहाँ पर अवाम ने आपके खिलाफ चार्जशीट देना शुरू किया नहीं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलिस साहबा, आपने
माशाल्लाह एक सवाल के अंदर काफ़ी सवाल कर दिए। तो सबसे पहले तो आप जिस बात पर मुबारकबाद दे रही हैं, देखिए मैं एक सियासी वर्कर हूँ और डे वन से जितने भी टॉक शोज हुए हैं, जहाँ कहीं भी गुफ्तगू हुई है, इवन 9 मई के वाक़यात हों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजियाँ हों, पाकिस्तान में करप्शन के केसेस हों, बाहसियत सियासी कारकुन के मैंने हमेशा इस बात का इजहार किया है कि हर केस में मेरिट होना चाहिए। अगर किसी की सजा बनती है तो उसकी सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं बनती तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और यही मेरा मौक़िफ़ 9 मई के वाक़यात पर भी है। बाकी जाहिर है कि जिस केस का आप हवाला दे रही हैं, इस केस में हम तो फरीक ही नहीं है। इसमें फरीक जो है वो उनकी अहलिया के साबिक शौहर है, और ये जाहिर है उनका ख़ानदानी मामला है, वो लेकर अदालतों में आए हैं। तो बहरहाल ये अदालतों ने देखना है कि इसमें कानून क्या कहता है कि उन्होंने क्या क्या फैसला। अली गौर बलोच साहब, मैं तो केस की बात ही नहीं कर रही, और मुझे पता है कि आप फरीक नहीं हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अडियाला जेल में रहने के या जेल में रहने के सबसे बड़े बेनिफिशरी आप यानी नून लीग यानी कि हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुशीर हैं, वो वजीर आजम के मुशीर हैं, किसी आम बंदे के मुशीर नहीं है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल रखे। मैं तो 2 दिनों से, पिछले 24 घंटे से हर नून लीग वाले से ये पूछ रही हूँ कि सर अब आप ऐसा क्या करेंगे कि आप उनको पाबंदे सलासल रखें, क्योंकि ये वाला मामला तो आखिरी मामला है, यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि कभी ना कभी सूनो और लेटर अगर नवाज शरीफ की मुश्किलात खत्म हुई हैं तो इमरान खान की भी मुश्किलात खत्म होंगी सर। लेकिन जब आप ऐलान करते हैं ना कि हम उनको पाबंदे सलासल रखेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो फिर तो सर आप असेंबली में खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत देना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने तो अच्छा खासा तमाशा बनाया हुआ है, फिर बदले में आप सुन भी लेते हैं कि उमर अयूब साहब आपको क्या कह रहे हैं कि चलें भागे जी, आप तो फॉर्म 47 वाले हैं, पहले फॉर्म 45 के नतीजे में हुकूमत बनाए, फिर हम आपसे बात करेंगे। सो कुछ अजीब और गरीब सी सिचुएशन है हुकूमत की सर। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए जो 9 मई के वाक़यात हुए और जो सारे अल कादिर ट्रस्ट वाली करप्शन है, ये वो सारी चीजें हैं जो ओपन एंड शट केस हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि किसी न किसी जगह से सहूलतकारियां होती रही हैं। अब आप देख लें कि आज तक 9 मई के वाक़यात में किसी को सजा नहीं हो सकी। बहाना ये लग जाता है कि प्रोसिक्यूशन नहीं, प्रोसिक्यूशन का कोई नहीं। हर किसी को पता है कि कहाँ से जो है, जब गो टू सी यू कहा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो और ये कहा जाए कि कौम की नजरें आपकी तरफ है, भाई एक मुल्जिम और मुजरिम की तरफ नजरें किस तरह हो सकती है कौम की। और अदालतों ने ये तो नहीं देखना, पॉपुलरिज्म तो नहीं देखना, उन्होंने तो मेरिट देखना है। तो ये चीजें हैं जहां से पता चलता है कि कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर भी सजाएं नहीं मिलेंगी तो फिर आप पाकिस्तान में अमन कैसे कायम कर सकते हैं? फिर आप पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के किस तरह से ख्वाब देख सकते हैं कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे? फिर तो आप पाकिस्तान में आग लगाते जाएं और सहूलतकारी करवाते जाएं। तो अली गौर बलोच साहब, इतनी बुरी पीटीआई है तो असेंबली के फ्लोर को आपने इस्तेमाल क्यों किया उनको मुज़ाकरात की दावत देने के लिए? मत देते। उमर अयूब साहब शोर मचाते रहते जितना भी मचाते हैं, शहबाज शरीफ साहब सूटेड बूटेड होके एसी वाली पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके खड़े होके इनफैक्ट उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। नहीं देखे, हमारी जाती दुश्मनी किसी से भी नहीं है। हमने दोस्ती का हाथ तो उस वक्त भी बढ़ाया था जब शहबाज शरीफ साहब ने बहसियत ऑपोजिशन लीडर कहा था कि भाई हमें दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा है, ठीक है, और हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मिसाके मईशत करने के लिए तैयार हैं, ये हमने ऑफर की थी। आज तक इस ऑपोजिशन की तरफ से कभी आपको अच्छी खबर मिली है? कभी अच्छा लबो लहजा मिला है? कभी अच्छा जवाब मिला है? कभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ इन्होंने कोई मतलब है कि कोई ऐसा हाथ बढ़ाया हो जिससे लगता हो? जब तक आप सियासी कुत्तों के साथ बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके मसाइल के हल नहीं निकलेगा, और ना ही पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। ये क्योंकि आइन और कानून को तो ये मानते नहीं है। ये आज भी कल भी जिनके जरिए आए थे, आज भी कहते हैं हम बात उनके साथ करेंगे। वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आप सियासतदानों के साथ बैठकर बात करें। और अगर हम और उससे पहले आपने देखा नहीं कि उसके जवाब में वो क्या कहा है उन्होंने, उमर अयूब साहब ने, कि भाई आप हमारे केसेस
सारे जनाब वो माफ कर दें और हमें बाहर भेजें। भाई हमने अदालतों ने आपको बाहर निकालना है, हमने एनआरओ नहीं देना। ये जब भी हम बिल्कुल बात वैलिड करते हैं पॉइंट तो है। आप एनआरओ मांगना शुरू कर देते हैं। आए अगर आपको केसेस खत्म करके बाहर ही लाना है, मेरी गुजारिश सुन लें, अगर बाहर ही हमायूं लाना है मेमन तो फिर साहब, भी ये एजेंडा हमायूं से रह मेमन जाता है। साहब, ये क्या हो गया? इन कानों ने क्या सुन लिया? आपको क्या सुनना पड़ गया? आपको ताना सुनना पड़ गया कि आप एनआरओ मांग रहे हैं? ये इन्हीं गुनाहगार आंखों से, गुनाहगार कानों से मैंने क्या देख लिया कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि मेरा लीडर बाहर आएगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे, यास्मीन राशिद बाहर आएगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे। सर आप एनआरओ मांग रहे तो हैं फिर दिन दिहाड़े। मुज़ाकरात किस बात के? जी जी, ये तो मेमन सीधा साहब को सीधा सुन कहे लें। कि एनआरओ दे दे। ठीक है, सुन ले सर, ब्लॉक ट्रांसफर मेमन नहीं साहब को करते। सुन लें। जी मेमन साहब। जी मेमन साहब बिल्कुल बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि एनआरओ वो मांगता है कि जब उसको थोड़ा सा प्रेशर आए तो उसके सामने चॉइस रखी जाती है कि या बाहर भाग जाओ या ये कर लो या वो कर लो, तो बंदा अगली दो चॉइसेस सुनने से पहले ही बाहर भाग जाता है। ठीक है। अच्छा, एनआरओ वो मांगता है कि जब जूं ही उनके ऊपर केस होता है तो फिर किसी की कमर में खराबी हो जाती है, किसी का दिल खराब हो जाता है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, किसी की ब्रेन में कोई मसला आ जाता है, किसी के पत्नी कहाँ मसला आ जाता है, कोई इधर एडमिट होता है, कोई उधर एडमिट होता है। नैब वाले बुलाते हैं तो वो आ जाता है कि जी मैं तो हिल नहीं सकता हूँ और मेरा तो दिमागी तवाज़ुन ही खराब हो गया है। कोई कहता है साइकियाट्रिक पेशेंट हो गया, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। वो लोग एनआरओ मांगते हैं। जो बंदा एनआरओ नहीं मांगता ना, वो कहता है कि यार तुम लोगों ने मेरे ऊपर केसेस करना है तो मैं अपने आप को फिट रखता हूँ मेंटली और फिजिकली, ताकि आप जितने ट्रायल कर सकते हो, जितना कर सकते हो वो कर लो, जितना जुल्म कर सकते हो वो कर लो, वो करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद झूठ बोला जाता है कि इसके लिए तो फलाना 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 ये 50 कमरे हमने मिला के किए थे। बेसिकली ये थे, इन लोगों को डर लगा रहता है कि यार उसका जो जेल का जो सेल है वो उतना ही है जो किसी और का भी है, लेकिन उसके सामने वाले जो सेल्स हैं और उसके इर्द गिर्द वाले 3-4 सेल्स हैं, उनके अंदर हमने किसी बंदे को इसलिए नहीं रखना कि उसको जो बंदा भी मिलेगा वो उसकी पर्सनालिटी का असीर हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे कोई रखना नहीं है। तो वो जो जेल के सामने वाली सलाखों के सामने वाला जो कॉरिडोर है, जो कि कॉमन कॉरिडोर है, हर उसके अंदर जो सेल है उस जगह पे मशीन रखी हुई है जिसपे वो एक्सरसाइज करता है। वो वहां पे उसको बड़ा कमरा नहीं दिया हुआ है, उसको वही छोटा कमरा दिया हुआ है। अच्छा, खुद इन लोगों को पसीने छूट जाते थे जब कोई कहता था, वैसे ही मजाक में कहता था कि जी मैं तो जेल से एसी उतरवा लूंगा। इसका मतलब है जेल में एसी था। यहाँ पे आप सोचिए कि इस गर्मी में जहाँ पे 47-46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, वहां पे पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त जो एक जेल में वहां पे लोग फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करते थे, बड़ी इनोवेशन थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बंदा किताब, यहाँ पे ये बंदा कुरान, यहाँ पे ये बंदा ये सारी चीजें कर रहा है और अपने आप को फिजिकली फिट रखा हुआ है। इन लोगों की सोच में और इस इमरान खान की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो इमरान खान नहीं कहता कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते कि अपने आप को बेहतर करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग इनसे क्यों बात करें। मैं एक पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। 1980s में पाकिस्तान चाइना से, पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान सिंगापुर से, पाकिस्तान मलेशिया से, पाकिस्तान बांग्लादेश से बेहतर था। बांग्लादेश से 75% ज्यादा मालदार था। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा मालदार है। इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, चाइना की बात ही छोड़ दो, सिंगापुर की बात ही छोड़ दो, मलेशिया की बात ही छोड़ दो। अब ये मुझे पता है 1980 से मैं 2018 की बात करता हूँ, क्योंकि 18 में तो एक ऐसी हुकूमत आ गई थी जो बहुत खराब थी, लेकिन उससे पहले बाकी हुकूमतें थी। मुझे एक बात बताएं, वो कौन ऐसी दो पार्टियां थी जिनके अपने रिश्तेदार तो फल फूल गए, उनके घरों में पैसे भी आ गए, उनकी जायदादें भी बन गई है, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन पाकिस्तान कमजोर हो गया। ये दो लीचें पाकिस्तान को चिमट गई थी, जो खून चूस के अपने बच्चों को खून पिलाती रही है अवाम का। उन दो पार्टियों का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो जोंके हैं। आज इनको इसका जवाब आपको अली गौहर साहब देंगे, लेकिन आपने बीच में अभी बात करते हुए पूछा कि हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें सर,
तो उसका जवाब मेरे पास तो है, एटलीस्ट आज की तारीख में तो है। आपको इसलिए उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए क्योंकि जिसके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट है, वो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में एक दूसरे को एंगेज करें। सर अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं आप ही से जवाब लूंगी। तो इसलिए आप शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहे हैं कि आप हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, ये मौका अच्छा है क्योंकि देखें आज इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला है लोअर कोर्ट से। अब आपकी जो उम्मीद है वो हायर कोर्ट विच इज द इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अब वहां से आपको उम्मीद है। तो अगर हर मामले के लिए आपको इतना कानूनी तौर पर घसीटा जाएगा और इतनी आपको पेशियां भुगतनी पड़ेंगी तो ये आपके लीडर के बाहर आने में डिले होगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो बिलीव करता है वो कहता है उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ इसलिए नहीं मिलूंगा कि इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा। वो कहता है उससे बेहतर है कि आप मार दो। वो कहता है उनसे नहीं मिलूंगा। उसके पास चॉइस है कि वो इनके साथ मिल ले और इन्हीं की तरह हो जाए। वैसे मेमन साहब आप वैसे बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये जो एकदम से आप भी और आपके लीडर जो है वो मरने मारने पे आ जाते हैं ना, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। कौन, ये आपने फिर मारने की बात कर दी। कोई मारना नहीं चाहता। और सर दुआ करें, मैं तो दुआ करती हूँ खान साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, हम उनको जिंदा देखना चाहते हैं सर जी। तो ईमान ही यही है, ईमान ही इमरान खान का ईमान ये है, हर एक को कहता है कि जिल्लत, इज्जत, रिस्क, मौत, जिंदगी अल्लाह के हाथ में। तो जब ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में तो फिर खौफ किस बात का? ठीक है ना, उसका तो अकीदा ही यही है। अब यही तो सर मैं कह रही हूँ आपको कि फिर खौफ किस बात का। चले जरा अली गौहर बलोच साहब से रिस्पांस ले लेते हैं। आपने सवाल पूछा था, आपने एक सवाल किया था, राना सनाउल्लाह साहब का रेफरेंस दिया था। राना सनाउल्लाह साहब कहता है कि हम लोग ढूंढ के कुछ टाल देंगे। हाँ, ढूंढ के कुछ ना कुछ टाल देंगे। वही सनाउल्लाह है जिसने 2022 में कहा था कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, और हम किसी हद तक जा सकते हैं। और जिस हद तक वो गए हैं उन लोगों ने खुद 9 में करवाकर उस हद तक गए। तो 9 मई भी इन लोगों ने कराया है। अगर 9 में हमने किया होता तो आज सीसीटीवी सारे ठीक होते। देखिए, अगर मैंने गलत काम किया है तो ये सारे सीसीटीवी के फुटेजेस आज बता रहे होते कि हुमायूं वहां खड़ा था, हुमायूं तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि वहां पे तोड़फोड़ किसी और ने की, वो फुटेजेस नहीं है। ठीक है ना, इनके पास प्रूफ होते हैं, हुमायूं क्या करते हैं, इनको ये किस पे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जिसका नाम कहते हैं ये कौन सा यूनिवर्सिटी का अल-कादिर ट्रस्ट का, अल-कादिर ट्रस्ट पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें हुकूमत के वक्त उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रही है। सिर्फ हुकूमत ने क्लेम किया। ठीक है मेमन साहब, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, मैं इसका पहले सर रिस्पांस ले लूं, फिर हम इसको मुकम्मल करते हैं। आखिरी बात जी सर। जिस केस में इमरान खान को अंदर किया हुआ है, इस केस में पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है ना शर्मिंदा है कि ये ऐसा केस है जिसमें गवाही सिर्फ औरत की होती है। यहाँ पे एक आदमी 6 साल बाद आके औरत के जो गवाही दे रहे कि नहीं, मुझे याद है कि उनकी जो वो पीरियड्स किस लिहाज से थे, ये वो बंदा गवाही दे रहा है। अरे लानत है इन लोगों पे। ओए होए, अल्लाह सही बात है, मार होगी। चलिए जी, आ गया सर, पॉइंट आ गया। अली गौहर बलोच साहब, ये क्या क्या कुछ आपको सुनने को नहीं मिला? लानते आपको दे दी गई हैं, लुटेरे आप लोग हैं, लीशे आप बनी हुई हैं जो पाकिस्तान को चिमड़ी हुई हैं, और फिर भी सर फिर भी इमरान खान साहब का आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। उल्टा शहबाज शरीफ साहब को एक एक ऑपोजिशन के बंदे के पास जाकर के हाथ मिलाना पड़ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम मामला सियासतदानों पर छोड़ा है कि हुकूमत एंगेज करे ऑपोजिशन को और सबको पार्लियामान के अंदर एंगेज करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे। ब्रेक के बाद जो खुशामदीद आपको कहते हैं हुमायूं मेमन साहब है, अली गौहर बलोच साहब है। जी अली गौहर बलोच साहब, सूरत हाल आपके सामने, आपने पीटीआई की बातें तो सुन रही हैं, इनको एंगेज भी करना है, साथ लेकर के भी चलना है, इनको कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, बात ये है कि यही तो पाकिस्तान की बदबख्ती है कि जो क्लेम करते हैं लोग कि हम पढ़े लिखे हैं, अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें बदबू के अलावा कुछ नहीं। कभी किसी को गाली देंगे, किसी पर लानत भेजेंगे,
इनके माँ बाप ने इनकी ट्रेनिंग ये की है कि आप टीवी के टॉक शो में बैठ के लोगों पर लानते भेजिए, और वो लानत हट के इनके अपने मुंह पर ही आती है। जाहिर है जब भेजने वाला गंदी और गलीज गुफ्तगू करेगा तो वो गलीज गुफ्तगू जो है वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, हम तो उस तरह की उस ज़बान में बात नहीं कर सकते, वो उसके अपने मुंह पर और उसके घर वालों के मुंह के ऊपर पड़ती है। दूसरी गुजारिश मैं ये करूंगा कि मुझे ये बताएं कि ये हम इस बात को तो छोड़ दें कि हम करप्ट हैं या हम शरीफ हैं या हम गुनहगार हैं या हम बेगुनाह हैं। ये तो दूध के धुले हुए थे। इन्होंने कहा था कि बाकी पूरा पाकिस्तान चोर है, सिर्फ मैं ईमानदार वाहिद सियासतदान लीडर पैदा हूँ पाकिस्तान के अंदर, और जो मेरे सामने खड़ा होगा वो जो कोई भी होगा वो करप्ट है और वो पाकिस्तान दुश्मन है। ये जो दूध का धुला हुआ था, इसने सबसे पहले तो खवातीन का नेक्सस बनाया पंजाब को लूटने के लिए। एक का नाम फरा गोगी है, दूसरी का नाम बुशरा बीबी है, जिसके साथ इसने निकाह कराया और उसके भी आजकल अदालतों में डिस्प्यूट चल रहे हैं। इन्होंने खवातीन का नेक्सस बनाकर पंजाब को लूटा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर कमीशन लेकर, रिश्वतें लेकर अपॉइंटमेंट्स होती थी और दोनों हाथों से पंजाब को लूटा जाता था। बुलदार को एक मोहरा बन के बिठाया हुआ था और फरा गोगी की जेबों में पैसा डाल के उसको पाकिस्तान से भगवा दिया। ये इतने ही बहादुर है तो आज तक फरा गोगी को क्यों नहीं बुलाया? जितने अरबों रुपया था जो कि तोशा खाना में था, उस सारे को लपेट के इस्लामाबाद के एक बेचारे ताजर के नाम से जेली रसीदें बनाई, जिसने टीवी पर आकर सर पर हाथ रख के रोता रहा कि मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इतनी महंगी चीजें खरीद सकूं। मेरी जेली रसीदें बना के पेश की गई हैं। जब इनकी तलाशी ली तो इनकी जेबों से जेली रसीदें निकली। मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं ऑडियो वीडियो हम ये तो इन्होंने खत्म कर दी ना कि हमने 9 मई किया ही नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लेम, जब इनकी सहूलतकारी हो रही है तो इनको सहूलतकार कहते होंगे कि भाई आपने टॉक शोज में कहना है कि 9 मई का वाकया हमने तो किया ही नहीं है, तो फलां ने किया। मतलब है ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है। और जब ये मौसूफ इनके जो लीडर थे उन्होंने वीडियो पे जो धमकियां लगाई थी पाकिस्तान के इदारों को जब वो हाईकोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे, फिर इनके हर लीडर की ऑडियो वीडियो एवरीथिंग, जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस पे हमला करो, जिस तरह से मियां वाली और सरगोदा की तनसीबात जो थी उनके ऊपर उनको जलाया गया, मोटरवेज को जलाया गया, पेशावर के रेडियो स्टेशन को जलाया गया। वो एक अलग बात है कि वहां से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था। ये आज भी जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं कि हम फौजियों की मिन्नतें करें। जब ये भाजपा के ऊपर इतराज लगाते थे और कहते थे कि ये रहील जाफर और सादिक है, उस वक्त प्रेसिडेंसी में बैठ के उसके जूते भी पकड़ते थे और जूते पॉलिश भी करते थे और कहते थे कि हम आपको पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और मतलब ये है कि इनके खून में करप्शन रच बस गई है। अल कादिर की जो केस है, इन्होंने काबीना के अंदर लिफाफा लहराया, इनके अपने वज़रा गवाह हैं। ठीक है सर, अभी ये केसेस चल रहे हैं, ये 190 मिलियन पाउंड का देखते हैं क्या होता है। मेमन साहब, मुझे आपसे भी एक शिकवा है। बेशक आप इमरान खान साहब के बारे में आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, बेशक आप सियासत के हवाले से आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, वो आपका हक है, ठीक है, सियासतदानों ने तो यही करना है। लेकिन सर कुछ बजट सेशन चल रहा है, कोई बजट पे भी बात करें। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, 18% जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया गया है सर। मतलब इसके ऊपर तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे, आप उस अवाम की तो बात ही नहीं कर रहे, बकौल आपके जो कि इमरान खान के पीछे इतनी दीवानी है सर, उसके तो हालात ही बहुत खराब हो गए। ये 1 जुलाई आएगा और महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है और इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई बात नहीं हो रही सर। देखिए, इस तरह है कि इसके ऊपर हम लोगों ने सेनेट में भी बहुत बातें की हैं। इसके ऊपर हमने नेशनल असेंबली में ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे रुकन है, उन सारों ने भी बात किया है। सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबको पता है तहरीक इंसाफ ही है, उन लोगों ने भी बातें की है। इस पे इन सब लोगों ने, इनके अपने जो एलाइज हैं, उन्होंने भी बातें की हैं। उन्होंने कहा है, आसफा भुट्टो को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा है ये अवाम दुश्मन बजट है। अब मजे की बात यह है कि इस अवाम दुश्मन बजट को वो पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले और MQM वाले, उन्होंने भी MQM वालों ने भी यही कहा है कि अवाम दुश्मन बजट है। ये सब लोग इस अवाम दुश्मन बजट को पास भी करवाएंगे।
अच्छा, जी जब मैं अवाम दुश्मन बजट को पास करवाऊंगा तो आप मुझे बात बताएं, क्या मैं अवाम दोस्त हूंगा या अवाम दुश्मन हूंगा? ऑब्वियसली मैं अवाम दुश्मन हूंगा। मैं अवाम दुश्मन क्यों हूंगा? मैं अवाम दुश्मन इसलिए हूंगा कि मेरे रूट्स अवाम में नहीं है। मेरी ताकत जो है अवाम से नहीं आती, मेरी ताकत कहीं और से आती है। और मैं कोट करूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बेसिकली कुर्सी मलने के लिए रखा हुआ है। इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। वो जैसे नहीं होता, अक्सर हम कहीं चले जाते हैं तो साथ वाली कुर्सियां करनी होती है तो हम उसमें अपना कोई टिश्यू पेपर रख लेते हैं या कागज रख लेते हैं या कुछ चीज रख लेते हैं, बैग रख लेते हैं कि जी वो आके बैठेगा। तो बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि ये इनकी हुकूमत की एक्चुअल वैल्यू है। तो अब इनके साथ मुझे एक बात बताएं, जब एक आप किसी जगह पे जाएंगे, वहां पे किसी का सामान पड़ा हुआ है या बैग पड़ा हुआ है या टिश्यू पड़ा हुआ है, तो आप उस टिश्यू से बात करेंगे या आप जिसने रखा है उससे बात सर, करेंगे? मैं तो बैग उठा के कुर्सी से नीचे रख दूंगी, आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के इनकी हुकूमत गिरा दें। सिंपल सा फॉर्मूला है। एग्जैक्टली। आप ना यही वोट तो करें हम बजट के करने लिए। लगे थे। आप वोट यही करेंगे तो सर हम बजट के लिए, यही मुझे ये तो बता दें। आर यू गोइंग टू वोट फॉर द बजट, इन द फेवर ऑफ द बजट? यही तो हम ये देखें, यही तो हम करने लगे थे 25 मई को। जो हमारा लॉन्ग मार्च था वो यही हम करने लगे थे कि उस टिश्यू को उठा के नीचे रखने लगे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आपने देखा कि वो 25 मई से पहले ही किस तरीके से वो जो सीट मली गई थी, किस तरीके से उन लोगों ने कैसा रिएक्ट किया और क्या क्या नहीं किया। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखें बात आ जाती है, सिंपल सी बात ये है, मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ। जरूर। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो पाकिस्तान को जो दो बड़े मसले जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तकरीबन हर एक चीज बंदा जो है ना वो कर्जदार है, वो है आपका जो पावर सेक्टर के अंदर जो आईपीपीज का है, जिन्होंने अभी 2.5 से 3 खरब रुपए सालाना का गर्दिशी कर्जा है। हाँ। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी, इन्होंने कोई 500 अरब या पता नहीं कितने अरब उन्होंने गर्दिशी कर्जा एकदम दिया था और 3 महीनों के अंदर अंदर वो दोबारा 400 पे या 600 उस पे दोबारा चला गया था। आज वो 3 खरब पर है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो पेंशन का है। वो पेंशन का इसलिए है कि 2015-16 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो लोग पेंशन लेते हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाया कि जिसकी वजह से आज पेंशन तकरीबन 2.5 से 4 खरब के दरमियान में पहुंच गई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 मसले हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के जो स्टेट एंटरप्राइजेस थी, जो वो एंटरप्राइजेस थी जिन्होंने 2 या 3 मुल्कों की एयरलाइंस बनाई थी, वो 1980s में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस थी। जब से ये लोग आए, इन्होंने पॉलिटिकल भर्तियां की हैं और पीपल्स पार्टी समेत आप लोगों ने देखा पीआईए का क्या हशर हो गया है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि वो मिल, स्टील मिल, जो आज भी अगर आप बाहर जाएं जगह जगह स्टील मिल की बात होती है, वो स्टील मिल 2008 तक प्रॉफिट में थी, 2008 तक। अच्छा, 2008 में ठीक है क्या सर, हुआ? बड़े बड़े बुरे लोग हैं, मुझे बता दें बजट में आप लोग वोट करेंगे सर? ये बजट ही है ना। नहीं तो आप वोट करेंगे सर, आप इसको पास कराने में वोट करेंगे कि नहीं? पीपल्स पार्टी तो करेगी पास, एमक्यूएम भी वोट करेगी कि जी हम इसके हक में हैं। आप हक में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगेंस्ट करेंगे? जी, हम अवाम दुश्मन बजट को क्यों वोट करेंगे? अवाम दुश्मन बजट को वो वोट करेंगे जो अवाम दुश्मन लोग हैं, इनको वो पास करेंगे जो अवाम दुश्मन है। और वो अवाम दुश्मन इसलिए हैं कि वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो क्रिसमस ट्री की तरह है जिसकी कोई जड़ें नहीं है। उसको डब्बे में से निकाला, सजा दिया, डब्बे में डाल दिया, फिर वापस भेज दिया। ये इन लोगों की टोटल। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनको इन्होंने लगाया था काकड़ साहब को, वो कहते हैं कि यार तुम मुझसे क्या सवाल करोगे, तुम तो फॉर्म 47 की पैदावार हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे। नहीं सर, लेकिन ये जो आपने एग्जांपल दी ना क्रिसमस ट्री वाली, ये तो सर आप ही कह रहे हैं। ये मैंने इससे पहले एग्जांपल नहीं सुनी कि क्रिसमस ट्री की तरह है जिनकी जड़ें ही ना हो। इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स लूंगी, एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। इसके जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। इसलिए ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में कुछ तो फर्क होगा ना। मैं मिसाल जरा फर्क दूंगा ना। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। अब तो पढ़ाइयां भी पुनी जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को रिज्यूम करेंगे। वेलकम बैक जी। अली गौहर बलोच साहब, इतना सब कुछ आपको मजीद और सुनने को मिला है,
ये तो पीटीआई थी, आपसे तो पीटीआई नहीं संभाली जा रही है सर। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में कीनिया की तरह अवाम जो है बाहर निकल आए। इतना सेल्स टैक्स हम ऑलरेडी, जो प्राइवेट मुलाजमीन है वो ऑलरेडी अपनी सैलरीज टैक्स कटवा के लेते हैं, उसके बाद भी हर चीज के ऊपर उनको टैक्स देना होता है, बिकॉज जब सेल्स टैक्स इंक्रीज करता है मतलब हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ गया। आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकले, कीनिया की तरह आपके ऊपर हल्ला बोले, और फिर शहबाज शरीफ साहब को एहसास होगा कि नहीं नहीं जी, उनको सूट पहन के सूटेड बूटेड होके पार्लियामेंट में ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा। सर आपसे तो पीटीआई मैनेज नहीं हो रही, अवाम का समंदर कैसे मैनेज होगा? मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा था कि आप अक्सर सूट पहन कर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि बीनेश साहिबा भी अपने प्रोग्राम में ड्रेस कोड पूरा होता है उनका, वो आती हैं तो मैं इम्प्रेस हूँ उनके ड्रेस कोड से। तो लिहाजा मैं भी, मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि एक इंतहाई जो प्रॉपर किसी जगह पे बैठने का ड्रेस कोड है, वेस्ट कोट के साथ या सूट के साथ पहन के बैठा जाए, तो इसलिए वो भी प्रॉपर अपने ड्रेस कोड को मलूज़े खाते रख गया। दूसरी ये मैं गुजारिश करूंगा कि जो अभी बात हो रही थी कि बजट के ऊपर, तो ये वाहिद बजट है जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं और उनको अच्छा बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पैसे रखे गए हैं, इसके अलावा इसमें हेल्थ सेक्टर के लिए खतीर रकम रखी गई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी रखी गई है। और वैसे मादरत के साथ ये जो बातें करते हैं, इनको सबसे पहले तो ये चाहिए था कि ये अपनी कोई शैडो का बीना बनाते और कोई अपना बजट पेश करते हैं। मुझे ये बताएं, कोई भी हुकूमत हो, जब IMF, जब आप तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेने वाले तो ये लोग थे, पाकिस्तान की मईशत का जी जी जो कस निकालने वाले, तो जाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब ने तो इतराफ किया कि IMF के कर्जे वापस भी करने हैं, अगले प्रोग्राम में भी जाना है, तो उस लिए हमें जो है इससे बेहतर और कोई बजट दिया ही नहीं जा सकता। मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फिर भी दिया है। और दूसरी जो टैक्सेशन का निज़ाम है, हमारे बेशुमार ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम टैक्स नेट में अभी तक नहीं है या वो फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि अब उनको भी टारगेट किया गया, अब उनको फोकस किया गया, तो हमारा जो रेवेन्यू का सेक्टर है वो भी इंशाल्लाह टारगेट्स अचीव होंगे और इम्प्रूव होंगे। तो रहेगी बात ये कि इनकी बात छोड़े, ये जमहूरियत वाले लोग नहीं है, ये जिन लोगों के जरिए आए थे, पहले भी ये थर्ड अंपायर की बात मैंने नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने नहीं की, इनके जो लीडर हैं बानी हैं, उन्होंने थर्ड अंपायर की बात की थी कि थर्ड अंपायर की उंगली उठने वाली है। ये हमेशा उन उंगलियों की तरफ ही देखना पसंद करते हैं। इनको वही उंगली चाहिए जो इनके हाथ में उठे और इनको लाकर इक़्तिदार में बिठा दे। तो जाहिर है ये उंगलियां पसंद करते हैं, उंगलियों वाले इनको पसंद है। तो मैं इस बात पर कुछ नहीं कह सकता। हम तो अवाम के वोट के जरिए आए हैं, हम किसी, लेकिन सर आप अवाम का ख्याल नहीं कर रहे ना। मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जी मैं तो अवाम का इतना दर्द रखता हूं कि अगर मुझे अपने कपड़े तक बेचने पड़े अवाम की खातिर तो मैं बेच दूंगी। आपको मेरे सूट वाली बात का बड़ा गुस्सा लगा। आज तो हालात ये हैं कि लोग अपने बिजली का बिल अदा करने के लिए अवाम अपने कपड़े बेचने पर मजबूर है। मुझे तो अब पता चला कि शहबाज शरीफ साहब का असल मकसद क्या था। वो जो कपड़े बेचने की बात कर रहे थे वो अपने नहीं असल में कर रहे थे, वो पाकिस्तान की अवाम के कपड़े बेचना चाहते थे। सर देखिए बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब भी किसी बात का हवाला दिया जाता है, अगर तो शहबाज शरीफ साहब के कपड़े बेच के आप ये समझती हैं कि वो पूरी कौम का जो बजट ठीक होता है, तो मैं शाम भी नहीं होने दूंगा। मैं रिक्वेस्ट उनको कर दूंगा। सर उन्होंने खुद ही ऑफर की थी, मेरी तो डिमांड ही नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब के कपड़े उतार करके आप बेचें। शहबाज शरीफ साहब, देखिए बीनेश साहिबा, शहबाज शरीफ साहब का बात करने का मकसद ये था कि मैं अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत इस मुल्क की बेहतरी के लिए लगाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो लगा रहे हैं। उसके सम्राट पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो सर नवाज शरीफ साहब को अपने बड़े भाई को समझाइए कि इसके सम्राट आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इज नॉट इन द सेशन, वो इस बजट से खफा है। मुकम्मल होने देना जी, कर ले मुकम्मल। 2023 के मई के आप निकाले सर्वे, उससे आधी महंगाई आप रह गई है। खाने पीने की अशिया सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, दीगर चीजें सस्ती, स्टॉक मार्केट
रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब इनको परेशानी ये है कि जो चाइना के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, सऊदीया के साथ जो हमारे वायदे हुए हैं, अगर चोर हो जाते हैं फजलो करम, अगर कि तुम लोग पाकिस्तान को तबाही के मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर दहाने पे पहुंचा के गए हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। इनका तो ख्वाब ही ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये तो पूरी दुनिया में मिन्नतें करते फिर रहे हैं, ये हमारी मुखालफत नहीं करते। पाकिस्तान को कर्जा ना दो, पाकिस्तान को ये ना दो। पाकिस्तान के असल दुश्मन तो वो हैं जो पूरी दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये ना दो और वो ना दो। तभी IMF को खतूत लिखते हैं, खुदारा सियासत के लिए आप पाकिस्तान दुश्मनी करना छोड़ दे। ठीक है सर, आ गया पॉइंट, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है इन तक। मेहमद साहब, आपको लगता है कि बजट गलत है, आपको लगता है कि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन सर अगर अवाम इतने परेशान होते तो कीनिया की तरह अवाम सड़कों पर आए होते ना। आज थोड़ी सी अवाम मैंने सड़कों पर देखी थी, वो आप ही लोगों के सपोर्टर्स थे, PTI के सपोर्टर थे, इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, जो कि अपने ही लीडर्स के खिलाफ बाहर निकले। उमर अयूब साहब पर वो पिल पड़े, उनके साथ लड़ना शुरू हो गए कि भाई आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए सही तरीके से अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं पेश कर रहे। सर तो हुकूमत को तो अवाम से कोई थ्रेट नहीं है सर, आपको आपके फॉलोअर्स से जरूर थ्रेट है। देखिए, इससे ये कि हमारे फॉलोअर्स जो है ना वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो हम हो या वो। अगर हम गलत करेंगे तो वो हमें करेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी गौहर साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया था अपने दौर में। वो उन्होंने बहुत इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने बताया और वो सही बता रहे हैं। लेकिन वो आधा सच है ना वो बता रहे हैं, जो बाकी का सच है वो नहीं बता रहे। और मैं आपको जरा बताता हूँ कंपैरिजन के लिहाज से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने टाइम पीरियड में $52 बिलियन कर्जा लिया, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा था। ठीक है, अच्छा, उसमें उन्होंने जो पुराने कर्जे जो वापस किए हैं वो उन्होंने 36 बिलियन, मतलब ये है जो मैंने कर्जा लिया उसका 70% मैंने पेमेंट की है पुराने कर्जों की अपने टाइम पीरियड। सो इसका मतलब नेट डेफिसिट था वो 31% था। अच्छा, अब मैं आता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने $49 बिलियन लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से थोड़ा सा कम लिया लेकिन लिया। ठीक है, उन्होंने जो कर्जा वापस किया वो $27 बिलियन वापस किया। इसका मतलब ये था कि जो कर्जा उन्होंने लिया और वापस किया उन्होंने खाली 55% वापस किया, हमने 70% किया। इसका मतलब है इनका नेट डेफिसिट 45% था, हमारा 30% था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कम कर्जा लिया, वो $25 बिलियन लिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पुराना कर्जा रिटायर किया वो 14 बिलियन था। इसका मतलब यह था कि जो कर्जा उन्होंने लिया है और उसका क्या परसेंटेज वापस किया वो खाली 56% था। ठीक है, इसका मतलब है उनका डेफिसिट जो था 44% था। तो 44% डेफिसिट जो एंड में होता है, मतलब पैसा जो आता है और जाता है दोनों को करे, तो उनका 44%, PMLN का 45%, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 30%। सो नेट डेफिसिट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनसे बहुत बेहतर है। और मैं ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहा हूं। ठीक है, अब बात आ जाती है, आपने कहा कपड़े। देखिए, कपड़ों की बात नहीं है, सिंपल सी बात ये है, मैं इस मुल्क में हुकूमत करता हूं और मेरी जायदाद इस मुल्क से बाहर है। ठीक, मेरे बिजनेस इस मुल्क से बाहर हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से बाहर अपने पैसे रखे हुए, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दुबई में ली हुई है। विकीलीक्स हो, पनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, दुबई लीक्स हो, दो पार्टियां बशमूल मैनी ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स और जजेस के, इन लोगों की प्रॉपर्टियां मुल्क से बाहर नजर आई हैं। पाकिस्तान तो इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। ये लोग काम यहां करते हैं, हुकूमत यहां करते हैं, प्रॉपर्टियां और इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। ये टोटली उल्टा काम करते हैं जो करना चाहिए। इनसे सवाल
सर सवाल तो बड़े उठते हैं मेरे पास ना, प्रोग्राम कब खत्म हो गया मेमन साहब। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत वाले उल्टे काम करते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं कि जी पीटीआई वाले उल्टे काम करते हैं। ये मामला तो चलता ही जाएगा, लेकिन असल मुद्दा ये है कि इन मामलात के साथ साथ अवाम के मसाइल की जो सुनवाई है वो जरूर होनी चाहिए। मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।